आज बात करते हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसने भारत का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो पल जब यूरोपीय ताकतें पहली बार भारत की जमीन पर उतरी। और जानते हैं इस कहानी का पहला चैप्टर किसने लिखा? पुर्तगाल ने। तो सवाल यही उठता है कि भाई यूरोप के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा देश पुर्तगाल हजारों मील दूर आकर भारत जैसे इतने बड़े देश में अपने एम्पायर की नींव रखने में कामयाब कैसे हो गया। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। ये बताता है कि कैसे एक के बाद एक यूरोपियन कंपनियां भारत पहुंची और इस रेस को शुरू करने वाले थे पुर्तगाली। और इस कहानी का पहला हीरो, या शायद विलेन कहना ज्यादा ठीक रहेगा, वो था वास्को डी गामा। वो एक ऐसा नाविक था जिसने यूरोप से भारत तक के सीधे समुद्री रास्ते का वो दरवाजा खोल दिया जो सदियों से बंद पड़ा था। देखिए, वास्को डी गामा का भारत पहुंचना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जमीन तो 11 साल पहले ही तैयार हो गई थी। 1487 में जब बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। और फिर साल 1498 में वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। वास्को डी गामा उसी रास्ते से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां के जो लोकल रूलर थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत भी किया। लेकिन देखिए, भारत पहुंच जाना तो बस पहला कदम था। असली खेल तो यहां पर टिकने का था। और पुर्तगालियों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर अपनी मौजूदगी को पक्का करना है तो उन्हें किलों की जरूरत पड़ने वाली है। और पुर्तगालियों ने इसमें जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। 1503 में कोचीन में पहला किला बन गया और ठीक 2 साल बाद 1505 में कन्नूर में दूसरा। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं, ये भारत में उनकी मिलिट्री और ट्रेड पावर के नए सेंटर थे। अब सिर्फ किले बनाने से तो काम चलता नहीं। पुर्तगालियों ने यहां अपना एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को इंडिया का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना के भेजा गया। अल्मेडा अपने साथ एक बड़ी ही चालाक पॉलिसी लेकर आया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। उसका मकसद जमीन पर कब्जा करने के बजाय पूरे हिंद महासागर को कंट्रोल करना था। वो चाहता था कि समुद्र में पुर्तगाल की बादशाहत हो, ताकि मसालों के पूरे ट्रेड पर सिर्फ और सिर्फ उनका राज चल सके। अल्मेडा ने तो बस नींव रखी थी। असली खिलाड़ी तो अब मैदान में उतरने वाला था। उसका नाम था अफोंसो डी अल्बुकर्क, और इसी ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। और यही वजह है कि ज्यादातर इतिहासकार अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक मानते हैं। और इसके पीछे की वजहें बड़ी ठोस हैं। साल था 1510, जब अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि यही गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गढ़, उसका दिल बनने वाला था। पर अल्बुकर्क की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। ठीक अगले ही साल 1511 में उसने साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग हब मलक्का पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, मसालों के व्यापार की जो मेन तिजोरी थी ना, उसकी चाबी अब पुर्तगालियों के हाथ में थी। और फिर 4 साल बाद 1515 में उसने फारस की खाड़ी के मुहाने पर बसे होर्मुज पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया। अब जरा सोचिए, गोवा, मलक्का और होर्मुज, इन 3 स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स के साथ पुर्तगाल अब इंडियन ओशन का बेताज बादशाह बन चुका था। तो अल्बुकर्क ने एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तो रख दिया था, लेकिन अब जरूरत थी इस साम्राज्य को और फैलाने की, और मजबूत करने की। 1529 में नीनो दा कुन्हा को नया गवर्नर बनाया गया। जब वो 1530 में भारत पहुंचा तो उसके सामने एक ही टारगेट था। अल्बुकर्क ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, उसे और भी बड़ा और मजबूत बनाना है। दा कुन्हा ने आते ही एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उसने पुर्तगाली सत्ता का जो सेंटर था, उसे कोचीन से शिफ्ट करके गोवा को बना दिया। और इस तरह गोवा ऑफिशियली भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पुर्तगाली इलाकों को और फैलाया। 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर भी कब्जा कर लिया। इससे भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाल की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो इस तरह पुर्तगाल ने भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद का वो चैप्टर शुरू किया जो अगले कई 100 सालों तक चलने वाला था। उनकी कामयाबी ने बाकी यूरोपीय ताकतों को भी भारत का रास्ता दिखा दिया था। अब सवाल ये था
कि इस दौड़ में अगला कौन शामिल होने वाला था।